कुछ कैरेक्टर्स जैसे बैटमैन, स्पाइडरमैन और वुल्वरीन पात्रों के साथ कुछ सबसे प्रसिद्ध सुपर हीरो का नाम जानवरों के नाम पर रखा गया है, जिनके पास ऐसी शक्तियां हैं जो जानवरों के साम्राज्य में पाई जाने वाली पागल क्षमताओं से प्रेरित हैं। कभी कभी हालांकि माँ प्रकृति कॉमिक किताबों को हरा देती है, जिसमें कुछ ऐसे रेयर जीव हैं जो हैरान करने वाली क्षमता रखते हैं और आइकॉनिक सुपर हीरो को भी टक्कर दे सकते हैं। तो अपने शेप शिफ्टर से लेकर स्पाइडर बर्ड हाइब्रिड तक चलिए अपने सर पर टोपी पहन लीजिए और मेरे साथ उड़ान भरिए, क्योंकि आज हम महाशक्तियों के साथ कुछ रियल सुपर हीरो जानवरों के साथ उड़ेंगे। जानवरों, इकट्ठा हो जाओ। एक्स एनिमल एक शिकारी सांप या पक्षी के लिए बालों वाला मेढक एकदम सही भोजन जैसा दिखता है। ये एक बड़ा स्वादिष्ट एम्फीबियन जिसमें अपनी सुरक्षा के लिए कोई चीज नहीं नजर आती। ये क्रिएटर पूरे अफ्रीका में पाया जाता है और एक आसान शिकार नजर आता है, लेकिन दुर्भाग्य से शिकारी के लिए एक खास इंतजाम रखता है। जब इस बालों वाले मेढक को धमकी दी जाती है तो वो एक राक्षस में बदल जाता है। ये जनाब अपनी ही उंगलियों की हड्डियों को तोड़ते हैं और उन्हें तेज नाखूनों की तरह इस्तेमाल करते हैं। क्या ये आपको किसी की याद दिला रहा है? जी हाँ, इस भयानक जीव को ही तो वुल्वरीन मेढक के नाम से जाना जाता है। इसके रिट्रैक्टेबल हड्डी के पंजे एक्समैन की महाशक्ति के जैसे लगते हैं। भाई और तो और एक्सपर्ट्स का भी तो यही मानना है कि एक बार जब मेढक शिकारियों से लड़ जाता है और अपने पंजों को फिर हड्डी में बदल देता है तो उसका शरीर जल्दी घाव को भर सकता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। और अगर ये सब आपके लिए दिलचस्प और अजीब कारनामा नहीं था तो आपको बता दूं कि इस एम्फीबियन के शरीर में कुछ ऐसे भी स्पोर्टिंग साइड बर्न हिस्से हैं जिन्हें देख करके ह्यूग जैकमैन भी ब्लश कर देगा। वुल्वरीन के विपरीत ये मेढक अपने मटन चॉप्स का इस्तेमाल सिर्फ अपने गालों को स्टाइलिश बनाने के लिए नहीं करता, बल्कि असल में इन बालों के अंदर बहुत ही पतली आर्टरीज होती हैं और उनके बीच से चलने वाला ब्लड मेढक को पानी के नीचे रहने के दौरान ऑक्सीजन लेने में मदद करता है, जिसकी वजह से ये मेढक बहुत लंबे समय के लिए पानी के नीचे आराम से रह सकते हैं। यार क्या कोई केविन फीस को बुलाएगा? अगर हमें इन छोटे मेढक दोस्तों का एडामेंशियन कंकाल मिल जाएगा तो मुझे लगता है कि हमारे पास एमसीयू की नई वुल्वरीन कास्टिंग मिल जाएगी। बिग माउथ बर्ड जब बात गाने की आती है तो हम इंसानों के दिमाग से सिर्फ ओपेरा सिंगर एडेल का नाम आ सकता है, लेकिन अगर इसकी तुलना लियर बर्ड के साथ करते हैं तो सोप्रानोस इनके सामने फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि पक्षी जानवरों के साम्राज्य में ही सबसे खूबसूरत आवाज रखता है और खास तौर पर इनकी मिमिक्री करने की काबिलियत बहुत ही दिलचस्प है। खुद सुन लीजिए। जब लेयर बर्ड गाती है तो अपनी एक्सेप्शनल हियरिंग मेमोरी और आवाज निकालने वाले ऑर्गन का इस्तेमाल करती है जिसे सिरिंक्स कहा जाता है, और ये पहले सुनी गई लगभग किसी भी चीज की नकल करता है, खास तौर पर दूसरे पक्षियों की। चेनसॉ कंस्ट्रक्शन साइट्स, कार अलार्म, और कैमरा शटर जैसी चीजों की। रेंज की बात करें तो दुर्भाग्य से लायर बर्ड्स गाने के लिए अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल अच्छे से नहीं करते। वे उनका इस्तेमाल भाग्यशाली होने के लिए करते हैं। हर कोई एक पॉप स्टार से प्यार करता है और जितने ज्यादा गाने पुरुष लेयर बर्ड के सेट लिस्ट में होते हैं उतनी प्रभावशाली वे एक महिला के लिए भी होते हैं, और पक्षी के पास जितनी ज्यादा कलेक्शन होती है वो उतना ही सफल होता है। और अगर आप एक लायर बर्ड को लाइव कॉन्सर्ट में देखना चाहते हैं तो आपको इसके लिए यात्रा करनी होगी, क्योंकि ये जीव सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, लेकिन हाँ, शायद किसी दिन वो वर्ल्ड टूर पर भी निकल सकते हैं। कानून के लंबे हाथ। यदि आप अपराध से लड़ना चाहते हैं तो आपको ऐसा करने के लिए तैयार रहना होगा, और इस अगले प्राणी के पास इस काम के लिए हाथ भी मौजूद है। ये बॉक्सर तितली की तरह तैर सकता है और मधुमक्खी की तरह डंक भी मार सकता है, लेकिन असल में ये एक अमेरिकन व्हिप स्पाइडर है। ये एक ऐसा रियल लाइफ राक्षस है जो अपनी लंबी भुजाओं का इस्तेमाल करके क्रिकेट, कॉकरोच, छोटी छिपकलियों और चिड़ियों का शिकार करता है। मुट्ठी के बजाय इस बॉक्सर के हर एक हाथ में एक कांटे के आकार का उभार होता है, जिनसे वो सुरक्षित दूरी से अपने शिकार पर हमला करता है और बचने के लिए मिस्टर फैंटास्टिक की तरह मुक्के मारता है। शुक्र है कि लंबे हथियारों वाले इस जीव में कोई खास जहर नहीं होता, इसीलिए वे इंसानों के लिए खतरा नहीं बनते। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आप व्हिप स्पाइडर के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो वे आप पर हाथ उठाने में संकोच नहीं करेंगे।
एक्वा स्पाइडर तो मकड़ियों पर बने रहते हैं और एक्वामैन के लिए मकड़ी के जवाब पर नजर डालते हैं। तो भाई डाइविंग बेल स्पाइडर एकमात्र अर्चिन है जो लगभग हर समय पानी के नीचे रहता है। उसका सोना, शिकार करना, संभोग करना, अंडे देना सब कुछ पानी के नीचे होता है। पानी के अंदर रहने के बावजूद भी इस मकड़ी के गिल्स नहीं होता। इसके बजाय यह हवा के एक बुलबुले के अंदर रहता है और अपने घर की पनडुब्बी में नदी किनारे घूमता रहता है। बबल बेस बनाना इसके लिए काफी आसान होता है। सबसे पहले मकड़ी पानी की सतह पर जाती है और किसी पौधे पर एक डोम आकार में जाल बुनती है। इसके बाद ये एक सांस लेने के लिए सतह पर जाती है और जैसे ही ये फिर नीचे की ओर गोता लगाती है, हवा इसके छोटे पेट के बालों के बीच में फंस जाती है, जिससे एक बुलबुला बनता है जो इसके शरीर को चारों ओर से लपेट लेता है। ये मकड़ी फिर हवा को सुरक्षित लेकर अपने बनाए हुए वेव तक पहुंच जाती है और फिर इस डोम के अंदर छोड़ देती है। ये बुलबुला नदी के तल पर फंस जाता है। इसी तरह से ये मकड़ी इस प्रक्रिया को कई बार दोहराती है और हर बुलबुले को इसके साथ कांटेक्ट करती है, जिससे हवा की सप्लाई के साथ पानी के अंदर एक बड़ा सा बेस बन जाता है जो लगभग एक दिन तक चलता है। जब बुलबुले में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो मकड़ी को सिर्फ सतह पर वापस तैरना जरूरी होता है और हवा इकट्ठा करके अपने बेस को फिर से भरने लगती है। आकार इसका 0.7 इंच तक होता है और पानी में रहने वाली इस मकड़ी का खाना मच्छरों के लार्वा, छोटे क्रस्टेशियंस होते हैं, जिसे डफनिया भी कहा जाता है। ये मकड़ी शिकार करने के लिए अक्सर पानी के बाहर आती है, फिर उसे खाने के लिए वापस बेस में खींच कर लाती है। ये सब जितना प्रभावशाली है, अर्कोनोफोबस के लिए उतना ही कड़वा भी है। मतलब पानी के नीचे भी आप मकड़ियों से दूर नहीं हो सकते। अद्भुत आर्किटेक्ट्स। मुझे यकीन है कि डाइविंग बेल स्पाइडर को पानी के नीचे रहना पसंद है, लेकिन अगर कोई अर्चिन कभी अपना घर पानी के बाहर बनाना चाहता हो तो मुझे पता है कि कौन सा बग ऐसा कर सकता है। तो भाई बैगवर्म मोथ कैटरपिलर कीट होने के साथ साथ एक आर्किटेक्ट भी है। ये खौफनाक जीव खुद के लिए पहनने योग्य घर के निर्माण करने में सक्षम है। बैगवर्म की ये स्किल्स प्रकृति के लिए सच में बहुत ही खास है। ये क्रिटर्स स्टिक्स, बीज, मिट्टी और पत्तियों का इस्तेमाल करके अपने लग्जरी लॉग केबिन घर को अपनी पीठ पर बनाते हैं और घर बनाने का जितना भी मटेरियल होता है वो बैगवर्म के रेशम के साथ जुड़ा हुआ होता है। इन क्रिएटर्स का बनाया हुआ रेशम मकड़ियों द्वारा बनाए गए रेशम की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत, चिपचिपा और लचीला होता है। ये पैचवर्क आउटपुट बहुत छोटे बिट से शुरू होते हैं जो समय के साथ ऊपर की ओर धकेले जाते हैं। जैसे जैसे बड़े टुकड़े जुड़ जाते हैं और ये छलावरण के रूप में काम करते हैं, जो मिनी मरीन को उन पक्षियों और कीड़ों से छिपाते हैं जो उनका शिकार करते हैं। जब नर बैगवर्म इतने पतंगों में बड़े हो जाते हैं तो उनके पंख भी विकसित होते हैं और फिर अपना घर छोड़कर साथी खोजने के लिए उड़ जाते हैं। मादा जीव के लिए जरूरी बहुत है कि छलावरण जैकेट जैसी अच्छी तरह से काम करे, क्योंकि वे अपने पूरे जीवन इसी के अंदर बिताती हैं। वे अपना घर बनाने के लिए उसी समय से लग जाती हैं जब वे लार्वा के रूप में पैदा होती हैं और काम करते करते मर भी जाते हैं। कुछ लोग भी ऐसे होम बॉडी के होते हैं भाई। अनबिलीफेबल कीड़े। अब हमारे पास रूप बदलने वाला एक और क्रिएटर है। भाई पत्तों पर रहने वाले कीड़े भी अपना रूप बदल सकते हैं। 50 अलग अलग प्रजातियों का एक परिवार जो बिल्कुल विभिन्न प्रकार की पत्तियों की तरह नजर आता है और काम करता है। वो कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष। और ये कीट अपना दिन पौधों पर लेटे हुए और पत्तियों को चबाते हुए बिताते हैं। उनका ये रूप उन्हें शिकारियों के लिए लगभग अदृश्य बना देता है। यहाँ तक कि जब ये कीड़े यहाँ वहाँ कहीं घूमते हैं तब भी उनको देखना असंभव होता है। भाई ये जीव अपने शरीर को इस तरह हिलाते हैं कि जैसे हवा से कोई असली पत्ता हिल रहा है। पत्तों नकल करना इन प्रजाति में अरबों से चलती चली आ रही है। वे कीड़े जो म्यूटेशन के साथ पैदा होते हैं उन्हें ऐसी पत्तियों के ऊपर छोड़ दिया जाता है जो उनके जैसे नजर आते हैं, ताकि उन्हें शिकारियों द्वारा खाए जाने की संभावना कम होगी, जिससे वे अपने पत्तेदार लक्षणों के साथ ज्यादा समय तक जीवित रहते हैं और अपनी प्रजाति को बढ़ाते हैं। जैसे जैसे इन कीड़ों की पीढ़ियां पैदा हुई वे पत्तियों के रंगों के और करीब होते चले गए और पत्तों के आकार के शरीर जैसे लक्षण बेहतर होते चले गए। भाई यहाँ तक कि इन पर असली पत्तियों की तरह कटने के निशान भी दिखाई देने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम घोर चमत्कार देख सकते हैं। लेकिन ये चमत्कार देखने के लिए हमें अपनी आंखों पर जोर लगाना पड़ेगा। द इनविजिबल स्क्वीड। अगला हमारे पास इंक रीडेबल स्क्वीड है जो अपनी इनविंसिबिलिटी के लिए जाना जाता है। इस छोटे जादूगर की पहचान एक सेपियो टूथेड स्क्वीड के रूप में की गई है। तो ये जनाब कुछ ऐसे प्रकार के स्क्वीड हैं जो खतरे में पड़ने या चौंकने पर इनविजिबल हो जाते हैं। जब भी कोई शिकारी हमला करने की कोशिश करता है तो हवा की तरह गायब हो जाते हैं। इस इनविजिबल विमन को अपनी शक्तियों का एक कॉस्मिक तूफान बनाने में मदद मिलती है। लेकिन सेपियो टूथेड स्क्वीड की सुपर पावर का राज इसके सेल्स में है। इस स्क्वीड की स्किन क्रोमेटोफोरस से ढकी हुई है और इन पिगमेंट सेक्स की मदद से स्क्वीड अपनी मर्जी से रूप बदल सकता है। जब इसके सेक्स एक्सपेंड होते हैं तो वे स्क्वीड के पूरे शरीर को एक गहरी काली परत में ढक देते हैं। हालांकि अगर स्क्वीड को खतरा महसूस होता है तो ये पिगमेंट सेक्स को गायब कर सकता है, यानी अपनी त्वचा से रंग हटाने के लिए वे उन्हें सिकुड़ सकते हैं और खुद को ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। बेहतर होगा कि केविन फीस को फिर से वापस लाइन में ला दिया जाए। हमें फैंटास्टिक फोर का नया सीयू स्टॉर्म मिल चुका है भाई। जाल वाली टैक्सी।
अगर हम फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी के साथ जाते हैं तो मुझे लगता है कि हमें ये स्वीकार करना होगा कि विन डीजल एंड को ड्राइविंग स्किल्स उनकी महाशक्तियां हैं। भाई, इस बात को ध्यान में नजर रखते हुए कि हमारे पास यहाँ मछली की ऐसी प्रजाति है जो कई मौकों पर अपने अंदर के विन डीजल को दिखाते हुए पकड़ी है। ये मछली पानी के अंदर जैसे किसी अनकन्वेंशनल वाहन पर सवार होती है। तो जब एक ऑस्ट्रेलिया फोटोग्राफर टिम सैमुअल स्कूबा डाइविंग करने के लिए बेरोन बे में उतरे, तब उसने देखा कि एक छोटी सी मछली जेलीफिश के अंदर फंसी पड़ी थी। ये मानते हुए कि इस मछली को खा लिया गया है, टिम ने मछली की चौड़ी आंखें और खुले मुंह वाली तस्वीरें रेडिट पर अपलोड की। लोगों ने इस बदकिस्मत प्राणी का शोक मनाने का आग्रह किया, जैसा कि मैरीन बायोलॉजिस्ट ने कमेंट में बताया, और बहुत सारे लोग इस बात से सहमत थे कि जेलीफिश इस छोटी मछली को अपने पेट में पचा रही थी। लेकिन यहाँ कुछ दूसरे एक्सपर्ट भी थे। उन्होंने अपनी थ्योरी में एक अलग लॉजिक पेश किया। उन्होंने बताया कि मछली एक ड्राइवर है, ना कि इसका डिनर, जो जेलीफिश के अंदर घुसकर इन्हें एक सुरक्षा कवच की तरह इस्तेमाल कर रही है। एक नई स्पोर्ट्स कार खरीदना आमतौर पर मिड लाइफ संकट होता है, लेकिन फिश बायोलॉजिस्ट इयान टिबिट्स का मानना है कि तस्वीर में ये मछली एक बच्चा हो सकता है। जुवेनाइल ट्रैवलीज को अवसर पर खुद को शिकारियों से बचाने के लिए जेलीफिश के जाल के पास छिपते हुए देखा गया है। ट्रैवलीज के लिए जेलीफिश के स्टिंगर्स टॉक्सिक हो सकते हैं, इसलिए वे आमतौर पर उनके जहरीले टेंटिकल से दूरी बनाए रखते हैं और बहुत चतुराई और सावधानी के साथ उनके आसपास तैरते हैं। पर टिम सैमुअल की मछली को शायद मेमो नहीं मिला था, इसलिए वे सीधे जेलीफिश के पेट में घुस गई और इस जीव को प्रोटेक्टिव जैकेट की तरह पहन लिया था। ये देखने में इतना सहज नहीं लगता। हालांकि तथ्य यह है कि यह अभी भी पानी के अंदर तैर रहा है, जिसका मतलब है कि इसके पेट में पचने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। टिबिट्स का मानना है कि ये मछली जेलीफिश के अंदर गलती से घुस गई है, लेकिन इस पर छानबीन करने के बजाय मुझे इस बात के सबूत मिले हैं कि इनमें से कुछ मछलियां जानबूझकर इन टेंटिकल टैक्सियों को हाईजैक कर लेती हैं। दरअसल ये फुटेज साल 2013 की है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि ट्रैवली जेलीफिश के खतरनाक स्पर्शों को चकमा दे रही है और जानबूझकर जेलीफिश के अंदर और बाहर कूद रही है, जिससे ये साबित होता है कि हाईजैक और एक्सीडेंटल नहीं है। ये वीडियो और टिम सैमुअल की तस्वीर एकमात्र इस फिनोमेना का उदाहरण है जो आज के दिन पूरे इंटरनेट पर मौजूद है, और उसके सिवा इस बात का कोई सबूत नहीं है। इसलिए अभी के लिए ये ड्राइव टू सर्वाइव एक्वेटिक सुपर पावर और ये सवाल कि क्या ये सुरक्षा के लिए या सिर्फ मनोरंजन के लिए जेलीफाइड रहस्य में डूब गया है। एक बदबूदार हल्क। हॉलीवुड के सुपर हीरो आमतौर पर लंबे, डैशिंग और किसी बॉडी बिल्डर की तरह होते हैं, इसीलिए इस अगले सुपर ह्यूमन जानवर को शायद कभी एवेंजर फिल्म में काम करने का मौका नहीं मिल पाएगा, जब तक कि उन्हें अचानक एक बदसूरत छोटे परभासी बग की आवश्यकता ना हो जो अपनी ही पोप से फट रहा हो। यह लार्वल सीरियल लीफ बीटल दिखने में कीड़ों से भरी हुई लग सकती है। हालांकि आप देख सकते हैं इसके अंदर एक छोटा सफेद पैरासाइट भी है, लेकिन इसकी पीठ पर बाकी जितने अजीबोगरीब धब्बे हैं ना, वो असल में इसकी मल ढाल होती है जो सुरक्षा कवच के रूप में अपनी मल से बनी होती है। इस बीटल के लार्वा का कवच आयरन मैन की तरह चमकदार तो नहीं है, लेकिन ये उतना ही प्रभावी है जितना कि सभी प्रकार के शिकारियों से बचाने वाली शक्ति होती है। इस तरह के सुरक्षा यंत्र का इस्तेमाल लीफ बीटल परिवार के दूसरे लार्वा द्वारा भी किया जाता है। जितनी बार ये क्रीटर्स एक ड्यूज गिराते हैं, उतनी बार ये क्रीटर्स अपना सुरक्षा कवच बनाने में सक्षम होते हैं। तो भाई, असल में ये फेकल शील्ड कैसे सुरक्षा प्रदान करती है? खैर, आप जरा अपने पसंदीदा इटालियन रेस्टोरेंट में जाने की कल्पना कीजिए और वहां पर अपनी स्पैगेटी छोटी टर्ट से भरी पाते हैं, तो इस अवस्था में देखकर आप शायद उसे वहीं पर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, है ना? जी हाँ, कुछ इसी तरह अगर एक शिकारी फिकल बीटल को खाने की कोशिश करता है तो उसे बस अपना एक मुंह भरा हुआ बदबूदार मल मिलेगा जो उसे छोड़ने के लिए मजबूर करेगा। वे खाने के लिए कुछ और ढूंढेंगे और इसको भयानक येल्प को याद रखेंगे। द अनसेटलिंग स्पाइडर बर्ड। न्यूयॉर्क के पसंदीदा वेब स्लिंगिंग सुपर हीरो के पास एक नया साइड किक है। जी हाँ, स्पाइडर पक्षी, एक भयानक एलियन जैसा जीव जिसकी शरीर एक पक्षी की तरह है और इसके पैर 8 पैर वाले राक्षस की तरह। इस जीव की तस्वीरें 3 साल पहले यानी कि साल 2020 में वायरल हुई थी, लेकिन सौभाग्य से हम इसे खुद से दूर रखते हैं क्योंकि तस्वीर में राक्षस सिर्फ आंखों के लिए एक धोखा है। और कुछ समय पहले यह पता चला है कि स्पाइडर पक्षी असल में एक जकाना है, जो पक्षियों की एक प्रजाति है जिसकी असली महाशक्ति एक सुपर टेड है। इस तस्वीर में नर जाकाना के जो एक्स्ट्रा पैर नजर आ रहे हैं वो असल में उसके चूजों के हैं। आमतौर पर पिता अपने बच्चों को उठाकर अपने पंखों के नीचे रखते हैं जब भी परिवार को कहीं देर यात्रा करने की जरूरत होती है। जाकाना के चूजों की टांगों की लंबाई के कारण यह भ्रम और भी अजीब लगता है। जन्म से ही जाकाना के पैरों और उनकी टांगों का आकार बहुत ही बड़ा होता है, जिसकी वजह से ये बच्चे होने के बावजूद भी लंबे लगते हैं। अब आपको देखने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन ये लेगी डिजाइन असल में एक बहुत ही उपयोगी कार्य करता है। आप जानते हैं कि वे बड़े पैरों के बारे में क्या कहते हैं? बड़ा
इलाका। जाकाना के विशाल पैर उनके वजन को फैलाते हैं, जिससे वे नदियों और दलदलों में तैरते हुए लिली पैड पर चल सकते हैं। इनका वजन 5 आउंस होने के बावजूद भी जाकाना नदियों पर चलने के लिए लिली पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे वे अपने खुद के सर्फ एंड टर्फ पर मछली का शिकार करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि पानी पर चलने की क्षमता प्रभावशाली है, तो शायद आप कभी ग्रेविटी डिफायर से नहीं मिले हैं भाई। जीसस छिपकली अपने दबंग नाम के बावजूद कॉमन बेसिलिस्क एक चमत्कारिक छिपकली है जो दौड़ सकती है या ज्यादा सटीकता के साथ पानी पर भाग सकती है। यह नदियों और झीलों पर लगभग 15 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है, जैसे ये किसी प्रकार की जॉगिंग जीसस हो। बेसिलिस्क अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में रहती है और आमतौर पर नदी के किनारों और धाराओं के आसपास लटकती रहती है। तो अगर जमीन पर कोई शिकारी उन पर हमला करने की कोशिश करता है तो बेसिलिस्क सिर्फ पानी की तरह भागती है, जहां वे पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं और अपने शिकारियों को अच्छी तरह से धोखा देती हैं। बेसिलिस्क की महाशक्ति सिर्फ उसकी गति नहीं होती भाई, इस छिपकली के पास लंबे पैर, उंगलियों और पंजों का एक अनूठा सेट भी होता है, और जैसे ये पानी पर चलती है तो वे उन्हें पैडल के रूप में इस्तेमाल करती हैं, जिससे हवा की छोटी छोटी जेबें बनती हैं जो इसे डूबने से बचाए रखते हैं। अगर बेसिलिस्क अपनी गति को बनाए रखने में कामयाब रहती है तो ये लगभग 65 फीट दूर तक दौड़ सकते हैं, जो भूखे सांप से बचने के लिए काफी दूर है, और ये गति इसे एक शानदार शो भी प्रदान करती है। सुपर दांत क्रैप्टर सीट फ्लफी और फ्रेंडली होते हैं, पर सिर्फ तब तक जब तक आप उसका मुंह नहीं खोलते। जी हाँ, उसके वे नुकीले दांत एक बहुत ही खास उद्देश्य के लिए होते हैं, लेकिन वो नहीं जो आप सोच रहे। झूठे विज्ञापन के एक क्लासिक मामले में ये क्रैबिटर सील केकड़ा को भी बिल्कुल नहीं खाता। आपको बता दूं, इसका नाम असल में जर्मन के एक शब्द क्रैब से उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब क्रस्टेशियंस होता है। इस क्रैबिटर को सबसे ज्यादा पसंदीदा शिकार क्रिल नामक छोटे क्रस्टेशियंस हैं, और उनके शिकार करने का तरीका उनके भयानक दांतों का कमाल होता है भाई। जैसे कि केकड़ा खाने वाला ये सील अंटार्कटिक तट के चारों ओर तैरता है, वे अपने दांतों का इस्तेमाल किसी स्पैगेटी छीलर की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे अपना मुंह चौड़ा करके समुद्री जल और क्रिल को मुंह में भर लेते हैं और फिर ये पानी को अपने दांतों के गैप के बीच से बाहर निकाल देते हैं और अपने भोजन को छानते हैं। ऐसा करने से क्रिल इसके मुंह में फंस जाते हैं और सील का मुंह भोजन के साथ भर जाता है। ये तब तक चलता है जब तक कि एक लेपर्ड सील नहीं आता और केकड़े की सील को अपने खुद के भोजन में बदल देता है, और ये इसी तरह से चलता चला जाता है भाई। खेल में आया सिर किसी को डोर हेड कह के बुलाना उसे अपमान करने की तरह लग सकता है, लेकिन दरवाजे पर चलने वाली चींटियां अपने इस विशाल शारीरिक रचनाओं पर गर्व करती हैं। वे अपने सिर से अपने घोंसले के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करती हैं। जब इस चींटी को पहली बार खोजा गया था तब वैज्ञानिकों का मानना था कि ये पूरी तरह से नई रेयर प्रजाति है। हालांकि उन्हें बाद में पता चला कि ये एक प्रकार की सैनिक चींटी है जो सेफालोड्स परिवार में रहती है और कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कार्य करती हुई विकसित हुई है। सेफालोड्स का घोंसला एक विशेष क्लब की तरह होता है और लाखों सालों से विकास करते करते ये सैनिक बहुत ही बढ़िया बाउंसर बन गए। वे अपने मोटे तश्तरी जैसे सिर का इस्तेमाल पेड़ की शाखा पर बनाए गए घोंसले को प्रवेश द्वार को बंद करने में करते हैं और किसी भी तरह की दूसरी आक्रामक चींटी या शिकारी को अंदर प्रवेश करने से रोक लेते हैं। पूरी कॉलोनी के अंदर इन सैनिक चींटियों के सिर आकार में लगभग एक समान में होते हैं और घोंसले का प्रवेश द्वार भी उतना ही बड़ा होता है, जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि उनके सिर प्रवेश द्वार को बंद करने और छिपाने के लिए काफी बड़े हैं। इस तरह के डिफेंस को फ्रैग्मोसिस कहा जाता है और अगर आप मुझसे पूछें तो ये भूमिका संबंधी विकास का सबसे अजीब उदाहरण है जो मैंने आज पहली बार देखा। इन सभी बाउंसर्स को आप सिर्फ काली पोलो शर्ट मुंडाकर और हेड ईयरपीस की जरूरत है और वे एक सेफलोड नाइट क्लब खोलने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। हाथी टेलीपैथी। हाथी अपनी महाशक्तिशाली आकार, ताकत और एक्सीलेंट मेमोरी के लिए जाने जाते हैं, पर जनाब आपको बता दूं इस प्रजाति के पास एक और खास महाशक्ति है। जी हाँ, टेलीपैथी। इंफ्रासाउंड वेव्स एक ऐसी वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम होती है कोई इंसान उनको सुन नहीं सकता, पर हाथी अपनी गहरी हस्की आवाजों का इस्तेमाल करके इंफ्रासाउंड के जरिए कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि उनके वोकल कॉर्ड्स उन्हें ये फ्रीक्वेंसी पैदा करने में मदद करते हैं और फिर वे जमीन की तरफ इंफ्रासाउंड को भेज सकते हैं, जिससे ये कम फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स ट्रैवल करने लगती हैं और ये लगभग 6 मील तक ट्रैवल कर सकती हैं और फिर दूसरे हाथी अपने पैरों से इनको रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि हाथी के पैरों में अल्ट्रा सेंसिटिव नर्व सेल्स होते हैं जो इस तरह की वाइब्रेशन को आसानी से उठा सकते हैं, जिससे उन्हें अपने कानों का इस्तेमाल किए बिना भी दूसरे हाथी से जानकारी प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि उनके विशाल कान भी इंफ्रासाउंड का पता लगा सकते हैं अगर वे काफी करीब हैं। ये साउंड्स आमतौर पर इंसानों के लिए गोचर होती हैं, लेकिन फिर भी चिड़ियाघर के कुछ कर्मचारियों का दावा है कि उन्होंने हवा के माध्यम से ऐसी वाइब्रेशन को महसूस किया है। मतलब वे जीवों को बिना सुने ही सेंस करने में सक्षम होते हैं। हालांकि इस बात की समझ किसी से भी नहीं है कि आखिर हाथी इंफ्रासाउंड के जरिए क्या कह रहे हैं, पर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका इस्तेमाल वे शायद समूह आंदोलनों को जोड़ने के लिए करते हैं या लंबी दूरी पर एक साथी को खोजने के लिए करते हैं। ये एक बड़े ग्रे रंबल ट्रंक स्विंगिंग वर्जन की तरह लगता है भाई।
हालांकि तकनीकी रूप से हाथी सिर्फ ऐसा शोर मचाते हैं जैसे सुनने के लिए हमारे कान सक्षम नहीं होते हैं। इंफ्रासाउंड के जरिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना जानवरों के साम्राज्य में टेलीपैथी के सबसे करीब है। पर ये मधुमक्खी के नियर सुपरनेचुरली कोऑर्डिनेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाइव दिमाग से एक अलग कॉलोनियां है। तो इस सुपर पावर से हम ये समझ सकते हैं कि हाथी आराम करने के साथ साथ एक दूसरे के पैरों में मीठी मीठी नोक-झोंक कर सकते हैं, और वो भी इंसानों को अपनी बात सुनाए बिना। क्या टैलेंट है भाई। कैप्ड क्रूसेडर बैटमैन अब तक के सबसे आइकॉनिक सुपर हीरोज में से एक रहा है, और उसके गैजेट्स और वाहन इतने भयानक और दिलचस्प होते हैं कि हम इस बात को बिल्कुल आसानी से बुला सकते हैं कि कैप्ड क्रूसेडर असल में सिर्फ एक अमीर आदमी है जो ड्रेसअप करना पसंद करता है। बैटमैन भले ही बहुत प्यारे हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि असली चमगादड़ों के पास असली शक्तियां नहीं होती। हॉर्सशू बैट का नाम इसकी नाक के आधार पर रखा गया है। इसके थूथन की तुलना घोड़े की नाल से की गई है। या अगर आप मुझसे पूछें तो पास्टर मी सैंडविच और कई सारे चमगादड़ों की तरह इस पास्टर मी सैंडविच बैट की दृष्टि भी भयानक है, जो उसके बदसूरत चेहरों को देखते हुए एक अच्छी बात है। ये बात इकोलोकेशन का इस्तेमाल करते हैं। भाई ये खानों से देखने का एक मेथड है। इकोलोकेटिंग करते समय एक बल्ला क्लिक की एक श्रृंखला की मदद से एक अल्ट्रासोनिक बीम रिलीज करता है, जिसके बाद सुनेगा कि बीम दीवारों और उसके आसपास की वस्तुओं के साथ कैसे टकराती है, जिसकी मदद से अपने कानों का इस्तेमाल करके अपने आसपास के मानसिक मानचित्र को बनाता है। ज्यादातर चमगादड़ ये सोनार बीम अपने मुंह से भेजते हैं, लेकिन हॉर्सशू प्रजाति का चमगादड़ इसे अपनी खास नाक के माध्यम से भेजता है, जिससे बीम और भी ज्यादा केंद्रित और सटीक हो जाती है। चमगादड़ अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ओशनिया के अंधेरी गुफाओं में रहते हैं, और इनकी ये खास नाक इसे बीटल, मोटे और क्रेन मक्खियों जैसे ब्रूस वेन अपराधियों का शिकार करने में मदद करती है, और वो भी पूरी तरह से अंधेरे में। वॉल क्रॉलर जब आप किसी बड़े और मजबूत सुपर हीरो के बारे में सोचते हैं तो बतख के बच्चे शायद ही आपके दिमाग में आते हो सकता है कि ये लोग किसी महाखलनायक से नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन ये पता चला है कि बतख के बच्चों के पास महाशक्तियों का एक समूह है जो उन्हें एडल्ट होने तक जीवित रहने में मदद करता है। बतख के बच्चे जहाँ भी जाते हैं अपनी माँ को फॉलो करते हैं। हालांकि बतख के छोटे छोटे बच्चे उड़ नहीं सकते, इसलिए जब भी माँ उड़ान भरती है तो उसके बतखों को रचनात्मक होने की आवश्यकता होती है। अगर माँ बतख कहीं ऊंची उड़ान भरती है तो उसके बच्चे उसके पीछे अपनी चोंच और पैरों के पंजों का इस्तेमाल करके स्पाइडरमैन की तरह सरासर दीवारों और चट्टानों पर चढ़ता है। इसमें थोड़ा ट्रायल एंड एरर जरूर होता है, लेकिन बतख के बच्चे इतने हल्के होते हैं कि वे आसानी से अपने छोटे पंजों पर अपने वजन का समर्थन कर सकते हैं, और जहां माँ जाती है पीछे पीछे वो भी वहीं जाते हैं। तो जो ऊपर जाते हैं उसे नीचे तो आना ही है, और जब उनकी माँ नीचे जमीन पर उड़ती है तो बतख के बच्चे खुद पर विश्वास करके एक छलांग के साथ उसका पीछा करते हैं और सीधे फर्श की ओर गिरते हैं, क्योंकि इस मामले में बतख के बच्चे आराम से 50 फीट तक गिर सकते हैं, क्योंकि वे इतने हल्के होते हैं कि उनकी गिरने की गति दूसरे जानवरों की तुलना में बहुत ही धीमी होती है। वे अपने लो टर्मिनल वेलोसिटी तक जल्दी पहुंच जाते हैं, बहुत ही कम फोर्स के साथ जमीन के साथ टकराते हैं, जिससे वे फर्श पर गिरकर थोड़े उछलते हैं और सुरक्षित रूप से चलने लगते हैं। तो भाई ये थी सुपर हीरो लैंडिंग की पूरी बात। छोटा और बहुत शक्तिशाली कॉमिक बुक्स बाहुबल वाले राक्षसों से भरी हुई हैं, यहाँ तक कि ऐसे सुपर हीरो जो कारों को उठाकर और बुरे लोगों को ढेर करके दिन बचाते हैं। पर जानवरों के साम्राज्य में सबसे मजबूत सुपर हीरो भले ही एक हल्क नहीं हो सकता, लेकिन ये निश्चित रूप से अविश्वसनीय है। इसकी खोज से ये पता चला है कि शक्तिशाली डंग बीटल अपने शरीर के वजन से लगभग 11 से 41 गुना फोर्स को धकेलने में सक्षम है, जो लोगों से भरी 6 डबल डेकर बसों को धक्का देने वाले औसत व्यक्ति के बराबर है। तो भाई आखिर ये डंग बीटल अपनी इस महाशक्ति के साथ क्या करता है? तो आपको बता दूं कि बसों को उठाने और दुनिया को बचाने के बजाय ये बीटल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपने पसंदीदा खाने को जमा करने के लिए करता है, गोबर। मेरी माँ ने हमेशा मुझे यही बताया कि खाना खाने के साथ नहीं खेलना चाहिए, लेकिन जब इस बीटल को ढेर सारा मल मिल जाता है तो वो इसे एक बड़ी गेंद की तरह घुमाते हैं और थोड़ा फुटबॉल खेलते हैं। ये कीड़ा अपने गोबर के गोले को शिकारियों से बचाने के लिए उठाता है और अपने गोबर के खाने को खुली जगह पर ले जाकर उसे अंडरग्राउंड कर देता है, ताकि वो बाद में फिर इसे आराम से बैठकर खा सके। हालांकि पोप खाने के बावजूद डंग बीटल उदम मचाते हुए खाने वाले होते हैं। वो बहुत ही ध्यान से सूंघ कर गोबर को उठाते हैं और सिर्फ गोबर के वही हिस्से खाते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन। जबकि डंग बीटल का आमतौर पर उनके आकार के आधार पर सबसे मजबूत जीवित जानवरों के रूप में स्वीकार किया गया है, पर कुछ नेटिजन्स ने बताया है कि ये बीटल सिर्फ अपनी पूप गेंदों को रोल करते हैं और शायद ही असल में कोई वजन उठाते हैं। इनकी ये तकनीक चींटियों से अलग है, जो अपने सिर पर भारी वजन उठाने के लिए एक टीम के रूप में काम करती हैं। जैसे कि ये छोटा दल झींगा एक पोल तक ले जाने के लिए एक साथ काम कर रहा है। चींटियों को अपने शरीर के वजन से 20 गुना अधिक वजन का भोजन ले जाते हुए देखा गया, जो एक औसत अमेरिकी इंसान के बराबर है, जो एक बड़े जिराफ को उठाकर रात के खाने के लिए घर ले जाता है। ताकत का ये पराक्रम सच में बहुत हद तक प्रभावशाली है, लेकिन चींटियों की कॉलोनी हमेशा एक टीम के रूप में अपना सबसे भारी वजन उठाती है।
और इस बात को देखकर शक्तिशाली डंग बीटल की तुलना में उनके काम करने की ताकत फीके पड़ जाती है। लेकिन चाहे आप चींटी हो या टीम बीटल, इन दोनों क्रिएटर्स के पास जो शक्ति है ना वो बेहद प्रभावशाली है और ये बात अच्छे साबित होती है। ये भार उठाने के लिए आपको प्रोटीन शेक, टैंक टॉप या ट्राइबल टैटू की जरूरत नहीं होती। इसलिए अगर आप सुपर हीरो की एक टीम बना रहे हैं तो आप हमारे कौन से महाशक्तिशाली जानवर को चुनेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।